नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लीगल गाइड 360 में। दोस्तों, आज की इस लेक्चर सीरीज के अंदर हम 4 डेफिनेशंस पढ़ेंगे आईपीसी की, यानी 4 परिभाषाएं पढ़ेंगे हम आईपीसी की। और वो 4 परिभाषाएं कौन सी होंगी? तो पहली तो होगी हमारी रीजन टू बिलीव। हिंदी में बात करें तो इसको कहते हैं विश्वास करने का कारण। दूसरी डेफिनेशन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, वो पढ़ेंगे स्पेशल लॉ, यानी हिंदी की बात करें तो विशेष विधि। तीसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ेंगे वो ये वैल्यूएबल सिक्योरिटी, जिसे हिंदी में बोलते हैं मूल्यवान प्रतिभूति। और लास्ट जो डेफिनेशन पढ़ेंगे वो वेसल की पढ़ेंगे, यानी हिंदी में बात करें तो जलयान। तो ये 4 डेफिनेशंस आज के इस लेक्चर सीरीज के अंदर हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो समझेंगे। कितना क्या ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो समझेंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं, ये जो डेफिनेशंस है ये लॉ पढ़ने के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत जगह आपको ऐसा लिखा होगा कि रीजन टू बिलीव, वैल्यूएबल सिक्योरिटी। अगर कहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट जो है ये वैल्यूएबल सिक्योरिटी है, तो आपको कैसे पता होगा? जब यही नहीं पता है अगर कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या है, मूल्यवान प्रतिभूति क्या है, तो आप कैसे कहेंगे कि कोई दस्तावेज मूल्यवान प्रतिभूति है? तो ये डेफिनेशन प्रैक्टिस और साथ में ही लॉ को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। नो डाउट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्पेशल लॉ कहां डिफाइन है आईपीसी में, और 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं आपको कि अब 4 ऑप्शन क्या दे दिए, जैसे 41, 42, 43, 44। तो आपको सही ऑप्शन टिक करना। नए लॉ में ये सेक्शन जो हम पढ़ेंगे वो 2 की सबसेक्शन 29, 30, 31 एंड 32 ऑफ बीएनएस, यानी भारतीय न्याय संहिता 2023 कंपेयर करके पढ़ेंगे इसको ओल्ड लॉ के साथ, यानी आईपीसी के साथ इसको कंपेयर करके पढ़ेंगे। और आईपीसी में सेक्शन जो है 26, 41, 30 और 48 हो जाते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर। और सबसे पहले जो डेफिनेशन हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रीजन टू बिलीव, यानी विश्वास करने का कारण। तो एक चीज जो आपको याद रखनी है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से वो यही कि रीजन टू बिलीव, विश्वास करने के कारण को नए लॉ में यानी बीएनएस के अंदर सेक्शन 2 सबसेक्शन 29 में डिफाइन किया गया है, जबकि पुराने लॉ आईपीसी में ये 26 के अंदर डिफाइन थी। एक चीज तो ये याद रखनी है आपको, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। नाउ कम टू दी कॉन्सेप्ट। इसका मतलब क्या है? रीजन टू बिलीव का मतलब क्या है, अब इसको समझते हैं। विश्वास करने का कारण तो मैं बताऊं, अ पर्सन इज सेड टू हैव रीजन टू बिलीव। एक व्यक्ति अगर कोई कहता है कि उसके पास रीजन टू बिलीव है किसी बात का, बिलीव अ थिंग, किस चीज का? एक थिंग का। तो कोई पर्सन ये कहता है कि उसके पास रीजन टू बिलीव है, और पर्सन के अंदर कौन कौन इंक्लूड है? एक कंपनी भी इंक्लूड है, एक एसोसिएशन भी इंक्लूड है, मेल इंक्लूड है, फीमेल इंक्लूड है, ट्रांसजेंडर इंक्लूड है, बॉडी ऑफ पर्संस इंक्लूड है। क्योंकि पर्सन की डेफिनेशन आप पढ़ोगे तो उसमें कंपनी, एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्संस को भी इंक्लूड किया है। तो यहां पर्सन का मतलब इतने लोगों से है। अब ऐसे लोग अगर ये कहते हैं कि उनके पास रीजन टू बिलीव है किसी बात का, तो कब कहा जाएगा कि उनके पास रीजन टू बिलीव है? इफ ही हैज sufficient cause to believe that thing। तो ये तब कहा जाएगा जब उनके पास sufficient cause हो, यानी पर्याप्त कारण हो, sufficient cause हो, वो पर्याप्त कारण हो उस बात के लिए, तभी कहा जाएगा कि उस पर्सन के पास, उस व्यक्ति के पास रीजन टू बिलीव है।
अदरवाइज नहीं। अब मैं आपको समझाऊं, एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूं। आप ऐसे मान लो ये ए पर्सन है, अब ये कहता है कि इसने किसी सी पर्सन को चोरी करते देखा था और ऐसा इसके पास रीजन टू बिलीव है। तो इसको जो रीजन टू बिलीव है, विश्वास करने का कारण है, तो वो उसके लिए इसके पास कोई सुफिशिएंट कॉज होना चाहिए, यानी पर्याप्त कोई कारण होना चाहिए, तभी ये कहा जाएगा कि ए व्यक्ति है, इसके पास रीजन टू बिलीव है, यानी उस बात पे भरोसा करने का कोई पर्याप्त कारण होना चाहिए। अब पर्याप्त कारण क्या हो सकता है, ये कि ये उस टाइम पे वही मौजूद था, ये सुफिशिएंट कॉज हो गया। तो ऐसा कहा जा सकता है कि इस व्यक्ति के पास रीजन टू बिलीव है। ऐसे आप किसी और एग्जांपल में देख लो, सिंपल सा इसका मतलब यही है कि अगर कोई व्यक्ति कहता है कि उसके पास विश्वास करने का कारण है, किसी बात को विश्वास करने का कारण है, तो कब कहा जाएगा कि उसके पास विश्वास करने का कारण है, कब कहा जाएगा उसके पास रीजन टू बिलीव है उस बात का, तो तभी कहा जाएगा जब उसके पास सुफिशिएंट कॉज हो, पर्याप्त उसके कारण हो। अगर उसके पास पर्याप्त कारण नहीं है तो भाई साहब उसके पास रीजन टू बिलीव नहीं है, एज पर डेफिनेशन सेक्शन 26 ऑफ आईपीसी और सेक्शन 2 सबसेक्शन 29 ऑफ बीएनएस। तो मेरे दोस्तों, रीजन टू बिलीव, विश्वास करने का कारण, आपको अब पूरी तरह से समझ आ गया है। ये आगे आने वाली डेफिनेशंस में बहुत बार आपको पढ़ने को मिलेगा। यदा कदा आप कोर्ट में भी कभी खड़े होंगे तो कई बार आपने आर्गुमेंट के टाइम पे जो काउंसिल्स होते हैं उनको बोलते हुए सुना होगा कि आई हैव रीजन टू बिलीव ऑफ अ थिंग। तो अब आपको समझना हो कि रीजन टू बिलीव क्या है, तो वो ये है। पुलिस वाले किसी को अरेस्ट करते, वो कहते हैं मेरे पास इसको अरेस्ट करने का रीजन टू बिलीव था, तो रीजन टू बिलीव था तो तभी ये माना जाएगा कि उनके पास किसी बात का रीजन टू बिलीव था जब वो सुफिशिएंट कॉज दे, पर्याप्त कारण दे उसके पीछे। आई होप अब आपको ये अच्छे से समझ आ गया हो। नेक्स्ट डेफिनेशन जो हम समझेंगे वो स्पेशल लॉ की समझेंगे, यानी स्पेशल लॉ मतलब विशेष विधि। विशेश विधि, तो विशेष विधि की बात करें तो आईपीसी में से सेक्शन 41 के अंदर डिफाइन किया था और बीएनएस के अंदर इसको सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 के अंदर डिफाइन किया है। और ये डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन प्री का पूछ लिया जाता है कि स्पेशल लॉ, विशेष विधि को आईपीसी में कहां डिफाइन किया जाए, और आपको ऑप्शंस दे देगा। ऐसे ही अब नए लॉ के रिगार्डिंग भी आपसे पूछा जा सकता है और ऑप्शन दे देगा 2 का सबसेक्शन 30, 2 का सबसेक्शन 32, 2 का सबसेक्शन 33, 2 का सबसेक्शन 34। इनमें से कौन सा है जो स्पेशल लॉ को डिफाइन करता है। तो ये तो बात हुई आपके एग्जाम से रिलेटेड कि एग्जाम में कितना पूछा जा सकता है, सिर्फ इतना ही पूछा जा सकता है। कई बार आपको लिस्ट देते हैं मैच करने की, जैसे स्पेशल लॉ हो गया, लोकल लॉ के बारे में डाल दिया, कोई और लॉ से रिलेटेड कोई और डेफिनेशंस वगैरह डाल दी, तो उसको मैच करने के लिए भी आपसे पूछ लिया जाता, तो आपको ये बिल्कुल याद करके रखना है। अब मैं आपको बताऊं स्पेशल लॉ क्या है। पीछे जो मैंने डेफिनेशन पढ़ी उसमें कोई चेंज नहीं था रीजन टू बिलीव में। अब इस डेफिनेशन में भी देखते, क्योंकि मैं कंपेयर करके पढ़ा रहा हूं तो मैंने ग्रीन और रेड से किया है, तो आप समझ जाओ कि पुराने लॉ का है, ये नया लॉ का है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ग्रीन मतलब नया लॉ, रेड से लिखा है मतलब पुराने लॉ की ये सेक्शंस थी, या पुराने लॉ में ये प्रोविजन था, नए लॉ में अब ये ऐड हुआ है। तो अब हम समझते हैं स्पेशल लॉ यानी विशेष विधि क्या है। तो मींस अ लॉ एप्लीकेबल टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट के ऊपर। अब सब्जेक्ट क्या होता है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट। जैसे कोई पर्टिकुलर विषय हो गया, जैसे मान के चलो ट्रांसजेंडर के रिगार्डिंग, उनको प्रोटेक्ट करने के रिगार्डिंग कोई लॉ बना दिया जाए। एक बच्चे की कैटेगरी है, बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई कैटेगरी बना दी जाए, या पर्टिकुलर कोई और सब्जेक्ट हो उससे रिलेटेड कोई
बना दिया जाए तो ऐसे चीज को कहते हैं। अब ऐसे सब्जेक्ट पे जो लॉ एप्लीकेबल होगा उसे हम कहेंगे कि वो स्पेशल लॉ है। लाइक जैसे आपका एनडीपीएस हो गया, पॉक्सो हो गया, ये कुछ स्पेशल लॉ है। एनडीपीएस क्या, ड्रग्स से रिलेटेड चीजें हैं, उनसे रिलेटेड लॉ है, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर ये एप्लीकेबल होता है। ऐसे ही पॉक्सो जो है वो बच्चों के से रिलेटेड अगर ऑफेंस कोई सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं तो उनसे होता है। तो ये था। अब ये मैं बताऊं आपको जो चेंज है इस डेफिनेशन में वो ये है कि पहले वाले जो लॉ में ये लिखे था उसमें ये लिखा था स्पेशल लॉ की डेफिनेशन, स्पेशल लॉ इज अ लॉ, ठीक है, और उसके आगे लिखा था अ लॉ एप्लीकेबल टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। मतलब ये लिखा था कि स्पेशल लॉ क्या है, एक प्रकार का लॉ है और जो एप्लीकेबल होता है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर, किसी विशेष विषय के ऊपर लागू होता है। तो स्पेशल लॉ है, इस लाइन से कोई फर्क पड़ता नहीं है। इवन मीन्स करके इन्होंने स्कोप और स्कोप करा दिया कि जो भी लॉ अगर एप्लीकेबल हो रहा है, लागू होता है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर, आप उसको आंख बंद करके स्पेशल लॉ मान लेना, यानी कि ये स्पेशल लॉ। सिर्फ इतनी सी बात हमें सेक्शन 41 आईपीसी और सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 बीएनएस स्पेशल लॉ विशेष विधि के बारे में समझाता है। तो इतनी ही चीज आपको समझनी है। नेक्स्ट जो हमारी डेफिनेशन है वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी, मूल्यवान प्रतिभूति। तो आईपीसी में इसे सेक्शन 30 के अंदर डिफाइन किया है और बीएनएस के अंदर सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 के अंदर डिफाइन करा है। प्री में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी, मूल्यवान प्रतिभूति कहां पर डिफाइन है, कहां पर परिभाषित है। तो एक चीज तो आपको ये याद रखनी है। अब समझते हैं कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी होता क्या है, मूल्यवान प्रतिभूति होती क्या है। तो जब तक आपको उसकी डेफिनेशन पता नहीं तो आप कैसे कहेंगे कोई दस्तावेज मूल्यवान प्रतिभूति है। इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है, तो कॉन्सेप्ट तो समझना पड़ेगा। तो मीन्स की जगह पहले डोनेट्स लिखा था, तो डोनेट्स जो वर्ड यूज है वो पर्टिकुलर विशेष चीज के ऊपर सटीकता के ऊपर विशेष किसी चीज की तरफ इंगित करता है। पर्टिकुलर मतलब पिन पॉइंट, ऐसे समझो आप। मीन्स से वो थोड़ा सा स्कोप बढ़ा देता है, ब्रॉड कर देता है इसका। तो इतना अंतर है। तो पहले डिनोट्स वर्ड यूज हुआ था, अब मीन्स हुआ है, तो अब डेफिनेशन ज्यादा अच्छी है, इसका स्कोप और ज्यादा बढ़ जाता है। मीन्स अ डॉक्यूमेंट मतलब कोई एक दस्तावेज, विच इज और परपोर्ट टू बी, ये तो वो दस्तावेज खुद है दिख रहा है, या वो परपोर्ट टू बी अ डॉक्यूमेंट। तो यह तो ऐसा दर्शित हो रहा है कि डॉक्यूमेंट है या तो डॉक्यूमेंट है ही। वेयर बाई एनी लीगल राइट, अब जिसके द्वारा कोई भी लीगल राइट क्या हो रहा हो। अब आपको लीगल राइट जो है ना वो सर्कल में रख लेना है, ठीक है। मैं जो कह रहा हूं आपसे वो समझो। ये मान के चलो ये लीगल राइट है, अब इसको आप सर्कल में रख लो। ये कह रहे हैं कोई डॉक्यूमेंट या तो वो खुद है या ऐसा परपोर्ट टू बी ए डॉक्यूमेंट, ऐसा लगता है कि ये हाँ डॉक्यूमेंट ही है। दोनों सिचुएशन में, एक तो है ही डॉक्यूमेंट या ऐसा दर्शित होता है कि ये डॉक्यूमेंट है। दोनों ही सिचुएशन में वो कोई लीगल राइट क्या करता है, पहली चीज जो है क्रिएट करता है, क्रिएटेड करता है। पहली चीज यानी क्रिएटेड करता है, यानी उत्पन्न करता है। अगर कोई डॉक्यूमेंट कोई लीगल राइट उत्पन्न करता है, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे वैल्यूएबल सिक्योरिटी। अब क्रिएट कैसे करता है मैं आपको बताऊं। सपोज करो कि आपने अपना घर बेचा किसी दूसरे को, ठीक है, उसने खरीद लिया। अब उसके राइट उस पर क्या हो गए, क्रिएट हो गए। आज से मालिकाना हक किसका हो गया, उस व्यक्ति का जिसने उसको लिया, यानी उसके लीगल राइट क्रिएट हो गए। पहले नहीं थी उस प्रॉपर्टी पर उसके लीगल राइट, पर अब क्या हो गए, क्रिएट हो गए। एक्सटेंड होते हो मतलब वो लीगल राइट्स क्या होते हो, एक्सटेंड होते हो।
मैंने कहा ना, लीगल राइट को आपको बीच में रखता है, एक्सटेंड होता है, मतलब उनका विस्तार होता है लीगल राइट का। तो अब इसको भी ऐसे ही एक एग्जांपल से समझ लो कि मान के चलो आपने किसी को एक रूम है, एक फ्लैट है, रेंट पे दिया था 2 साल के लिए। अब आप उसका टाइम 1 साल और बढ़ा देते हो, तो उसके जो लीगल राइट है वो क्या हो गए, एक्सटेंड हो गए और बढ़ गए। तो दूसरी चीज भी आपको समझ आ गई। तीसरी चीज जो है ट्रांसफर, ठीक है, कि लीगल राइट क्या हो जाए, ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, अब ट्रांसफर का मैं बताऊं आपको। एक व्यक्ति कोई कंपनी का ओनर है और वो अपने लीगल राइट एक एसपीए बना के किसी को दे देता है कि आज से मेरे बिहाफ पे आप ये राइट करोगे, तो उसके लीगल राइट ही है, पर वो ट्रांसफर होके किसके पास चले गए, एआर के पास, किसी वो जो एसपीए होल्डर है उसके पास। ठीक है, कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकता है, एआर भी हो सकता है। तो अब इसमें क्या हुआ, उसके लीगल राइट क्या हो गए, ट्रांसफर्ड हो गए, वन पर्सन टू अनदर। तो तीसरी चीज तो ये हो गई कि अब चौथी चीज जो है, रिस्ट्रिक्टेड कर दे, मतलब किसी के राइट प्रतिबंधित कर दिए गए हों किसी चीज से। उससे एक्चुअल में क्या है, किसी को कोई राइट मिले हुए हैं और वो आपसे क्या कर देंगे, रिस्ट्रिक्टेड कर गया। मान के चलो मैं आपको यहाँ एग्जांपल से समझाऊं कि एक व्यक्ति को ऐसे राइट दिए गए हैं कि आप पर्टिकुलर इस एरिया में ये काम कर सकते हो, वो कर रहा है। जैसे मान के चलो कोई कंपनी के रिगार्डिंग एक आपने कोई डॉक्यूमेंट को उसको दे रखा कि आप इस कंपनी से रिलेटेड आप जो करना है, तो आप ये चीजें यहाँ पे कर सकते हो, इतने लिमिट तक पॉल्यूशन कर सकते हो। ठीक है, अब कुछ टाइम के बाद ऐसी स्थिति आई, सरकार को ऐसा लगा कि पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रही, समस्या हो रही, तो अब उन्होंने क्या कर दी, नहीं जी आप पॉल्यूशन जो है अब नहीं कर पाओगे, आप इस तरह का काम अब नहीं कर पाओगे, पॉल्यूशन के अलावा आप कुछ और काम करो जिससे पॉल्यूशन ना हो। तो उसके राइट जो दिए गए थे उसको अब क्या कर दिया गया, रिस्ट्रिक्टेड कर दिया, उस पर लिमिट कर दी कि आप यहां तक कर सकते हो, यहां से आगे नहीं कर सकते हो। ऐसे ही एक्सटिंग्विश्ड कर दिए गए हों, यानी समाप्ति कर दिए गए हों बिल्कुल उसके राइट। ऐसे ही रिलीज कर दिए गए हों, मतलब बिल्कुल छोड़ दिए गए हों। तो ऐसे ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपको समझना है। और वेयर बाई एनी पर्सन एक्नॉलेज्ड दैट ही लाई अंडर लीगल लायबिलिटी और हैज नॉट अ सर्टेन लीगल। और दूसरी बात साथ में बताई कि एक तो लीगल राइट से ये चीजें होती हो, क्रिएटेड होती हो, एक्सटेंडेड होती हो, ट्रांसफर्ड होती हो, रिस्ट्रिक्टेड होती हो, एक्सटिंग्विश्ड होती हो और रिलीज होती हो। और साथ ही कोई पर्सन जो है वो ये एक्नॉलेज कर रहा है कि वो उसकी जो इस लीगल राइट के रिगार्डिंग लायबिलिटी है, या वो ये कहता है कि उसकी कोई लीगल राइट यहां पर नहीं है उस डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग। तो ये बात भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी में ही आएगी, जब कोई व्यक्ति ऐसी एक्नॉलेज करता हो कि ये लीगल राइट के अंदर लाई करता है कोई पर्सन, और ये कहता है कि हैज नॉट अ सर्टेन लीगल राइट, उसका इसके रिगार्डिंग कोई भी सर्टेन लीगल राइट नहीं है। तब ऐसी सिचुएशन में हम कहेंगे कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी। सिंपल सा मैं आपको समझाऊं, कोई एक दस्तावेज है, या तो वो खुद है या ऐसा परपोर्ट है कोई डॉक्यूमेंट। और डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है, मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ है, आप मेरी एविडेंस की में जाके देखेंगे तो वहां डॉक्यूमेंट मैंने बहुत विस्तार से, बहुत अच्छे लेवल से उसको समझाया हुआ है। अभी यहां समझा देता हूं मैं। डॉक्यूमेंट्स एनी मैटर विच इज एक्सप्रेस और डिस्क्राइब अपॉन एनी सब्सटेंस। ऑफ सब्सटेंस में कुछ भी हो सकता है, या तो उसने लिखा हो या उकेरा हो। एनी सब्सटेंस बाई लेटर, फिगर और मार्क्स, या तो लेटर यानी अंक, अक्षर, और अंगुलिक यानी चिन्हों से उसने उसके ऊपर लिखा हो। फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग, और उसका पर्पज क्या हो, रिकॉर्ड हो, मतलब कोई उसका पर्पज जो है वो रिकॉर्ड फॉर एविडेंस हो, तब उसे हम डॉक्यूमेंट मानेंगे। तो यहाँ पे ये वही डॉक्यूमेंट है। ठीक है, अब उससे किसी के लीगल राइट या तो क्रिएट हो रहे हैं, है ना, या एक्सटेंड हो रहे हैं, या ट्रांसफर हो रहे हैं, या रिस्ट्रिक्टेड हो रहे हैं, या एक्सटिंग्विश्ड हो रहे हैं, या रिलीज हो रहे हैं। इसके अलावा और या तो वो जो पर्सन है वो खुद एक्नॉलेज दे रहा है, जिसने ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार करा है वो खुद एक्नॉलेज दे रहा है कि उसके कोई जो लीगल लायबिलिटीज है वो लाई करती है इसके अंतर्गत, या वो ये कहता है कि उसके कोई भी
जो लीगल जो राइट्स हैं वो कुछ भी नहीं है, इसमें हमारे लीगल राइट कुछ भी नहीं है। तो इस तरह की कोई भी चीज अगर है तो उसे हम मूल्यवान प्रतिभूति कहेंगे, यानी वैल्यूएबल सिक्योरिटी। अब इलिस्ट्रेशन इसका है, जैसे ए राइट्स हिज नेम ऑन द बैक ऑफ अ बिल, तो एक बिल ऑफ एक्सचेंज है उसके पीछे लिख देता है अपना नाम। एज द इफेक्ट ऑफ दिस इंडोर्समेंट इज टू ट्रांसफर द राइट टू द बिल टू एनी पर्सन हु मे बिकम द लॉफुल होल्डर ऑफ इट, द इंडोर्समेंट इज द वैल्यूएबल सिक्योरिटी। तो जो उसने इंडोर्स किया था वो चीज क्या है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी। मेन तो इलस्ट्रेशन ये इन्होंने दिया है, आप अपने हिसाब से चीजें समझ लो। और लीगल राइट को आपको सेंटर में रखना है। फिर ये जो 6 चीजें दी हैं, क्रिएटेड, एक्सटेंड, ट्रांसफर, रिस्ट्रिक्टेड, एक्सटिंग्विश्ड, रिलीज, आप ये देखो। और मैंने एग्जाम्पल के साथ आपको चीजें समझा दी हैं काफी हद तक। तो अब और इससे ज्यादा इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं बचा है। तो वैल्यूएबल सिक्योरिटी से रिलेटेड अगर शॉर्ट नोट्स भी आपसे पूछे जाएं तो आप बहुत इजी वे में समझा सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी डेफिनेशन है वो वेसल की है, यानी जलयान। जलयान यानी जो जल में चलने वाला यान। ठीक है, सिंपल सा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, समझ लो। प्री में केवल डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि जलयान यानी वेसल को कहां डिफाइन है। तो आईपीसी में 48 और बीएनएस में सेक्शन 2 सबसेक्शन 32 के अंदर जलयान यानी वेसल को डिफाइन करा है। तो जलयान क्या है, वेसल क्या है, इसको समझते हैं। मींस, तो मींस की जगह पहले वाले लॉ में मैं कंपेयर करके बताता हूं, डिनोट्स वर्ड यूज हुआ था तो उसकी जगह मींस लिखा है। ठीक है, और मींस और डिनोट्स में क्या अंतर है मैंने ऑलरेडी पीछे आपको बता दिया है। एनीथिंग मेड फॉर द कन्वीनियंस बाय वाटर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स और ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कुछ भी ह्यूमन के लिए और उसके कोई प्रॉपर्टी के लिए अगर वाटर के द्वारा कोई कन्वेंस है तो उसे हम ये कहेंगे कि वो जलयान। तो जैसे पानी का जहाज हो गया, अब नाव से लेके शिप तक जो भी है वाटर के, जो पानी में चलते हैं और जिन जो यान चलते हैं पानी के अंदर, और उनका जो पर्पज क्या होते हैं, कन्वेंस प्रोवाइड कराना। या तो ह्यूमन को लेके जाते हैं, कन्वेंस दिलाते हैं किसने के लिए, या कोई प्रॉपर्टी को, गुड्स को लेके जाते हैं। तो ऐसी कोई भी चीज जो इस तरह से कन्वेंस दे रही है वाटर मार्ग से, वाटर के द्वारा, तो उसे हम ये कहेंगे जलयान। और मैं आपको इसके अंदर बता दूं कि मान के चलो कोई क्या है कि जो ड्रम आपने देखे होंगे, कई लोग ड्रम से एक वो नाव टाइप की बना लेते हैं, उसके ऊपर छतर डाल के ड्रम से और फिर तैर के पार करते हैं। तो ये क्या कर रहा है, ह्यूमन को कन्वेंस दे रहा है। तो इसे भी हम वेसल में ही कवर करेंगे, नहीं आपको ये जलयान में कवर नहीं है। ऐसे ही आप ये मान के चलो कोई मटके से अब बनाता है नदी के ऊपर पार करने के लिए, इस ओर से उस ओर जाने के लिए कुछ मटके उल्टे करके वो बनाते हैं इस तरह से, तो इसे भी हम क्या कहेंगे, वेसल ही कहेंगे। इसी तरह से आप कुछ और ले लो कि कोई बांस के ऊपर तख्ता लगा लिए, या कोई और चीजें हैं जो यूज कर रहे हैं कन्वेंस के लिए ऑफ ह्यूमन बीइंग्स और प्रॉपर्टी, तो इसे हम क्या कहेंगे, वेसल कहेंगे। तो आई होप वेसल भी, जलयान की भी डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। डिफाइन कहां किया गया है ये भी मैंने आपको समझा दिया है। अब कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं, कुछ अभ्यास कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस का। तो पहला क्वेश्चन जो है ये है, इन इंडियन पेनल कोड द प्रोनाउन ही एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर यूज्ड। तो इंडियन पेनल कोड में जो प्रोनाउन ही एंड इट्स डेरिवेटिव्स हैं वो यूज होते हैं, किसके लिए होते हैं, ही इट्स डेरिवेटिव्स मतलब क्या हो गया कि जैसे ही का डेरिवेटिव्स हो गया हिज, हिम, हर, तो ये क्या है, उसके डेरिवेटिव्स हैं। ठीक है, तो ही और उसके डेरिवेटिव्स किसके लिए यूज होते हैं, क्या केवल मेल के लिए यूज होते हैं, फीमेल के लिए यूज होते हैं, या एनी पर्सन वेदर मेल और फीमेल, या सच वर्ड आर नॉट यूज इन कोड। तो मैं आपको बता दूं, जो ही और एंड इसके डेरिवेटिव्स हैं वो एनी पर्सन वेदर, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, और मैं ना कहूं नए लॉ के अंदर तो चाहे फिर वो ट्रांसजेंडर ही क्यों ना हो। ठीक है, नए लॉ के अंदर ट्रांसजेंडर भी इंक्लूड कर दिया है। द प्रोनाउन ही एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर यूज ऑफ एनी पर्सन वेदर मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर
और ये नए लॉ में सेक्शन 10 में डिफाइन करा है, जहां ट्रांसजेंडर ऐड कर दिया है, और पुराने लॉ यानी आईपीसी में सेक्शन 8 इसको डिफाइन करती है। तो एक क्वेश्चन तो आपका ये था जो आपको एक्सरसाइज कराया मैंने। दूसरा एक्सरसाइज क्वेश्चन करते हैं हम। द टर्म ही यूज अंडर बीएनएस रिलेट टू अ पर्सन हु इज मेल ओनली, फीमेल ओनली, मेल और फीमेल और ट्रांसजेंडर बात, या थर्ड जेंडर ओनली। तो इसके लिए जो बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता के अंदर ही है, जो वो कौन से पर्सन के लिए यूज हुआ है, तो मैं बता दूं वो तीनों के लिए यूज हुआ है, मेल हो चाहे फीमेल हो चाहे ट्रांसजेंडर। अगर कहीं ही लिखा है तो इसका मतलब आप ये समझोगे या तो यहाँ मेल है या यहाँ फीमेल है, यहाँ ट्रांसजेंडर है। The pronoun he and its derivatives are used of any person whether male, female or transgender। सेक्शन 10 बीएनएस और सेक्शन 8 इसकी हो गई आपकी आईपीसी की हो गई। तो ये था तीसरा क्वेश्चन और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इन दी बीएनएस। द वर्ड वुमेन डोनेट्स, अब जो वुमेन शब्द है वो किसे डिनोट्स करती है, किसे दर्शित करती है? तो एक मेजर वुमेन को, जो एक मतलब एक 18 साल से ऊपर की कोई एज कर गई उसको हम मेजर वुमेन कहेंगे। तो एक एज जिसने कर ली है तो क्या मेजर वुमेन को वुमेन डोनेट्स करती है। एंड अनमैरिड वुमेन्स को, जिसकी शादी नहीं हुई है, क्या ऐसी किसी महिला को वुमेन शब्द डोनेट्स करता है? या अ वुमेन ऑफ एनी एज, किसी ऐसी महिला को जो किसी भी एज की है उसे डोनेट्स करता है? या अ मैरिड वुमेन, या एक शादीशुदा महिला को ये डोनेट्स करता है? तो आंसर इसका है अ वुमेन ऑफ एनी एज, यानी किसी भी एज की, चाहे वो 2 साल की एक बच्ची क्यों ना हो, उसके लिए भी वुमेन डोनेट्स किया गया है। सेक्शन 35 जो है बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, और सेक्शन 10 जो है इसका आईपीसी के अंदर वुमेन वर्ड डोनेट्स की बात करेगी, मैन और वुमेन डोनेट्स की बात करेगी। वुमेन मीन्स अ फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज, यानी कोई भी फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज, यानी कोई भी फीमेल वो किसी भी एज की हो उसे हम वुमेन शब्द को ये डोनेट्स करता है। वुमेन का मतलब ये होगा। सेक्शन 19, तो ये तो था 35 10 के अंदर जो नए लॉ में वुमेन को जो वर्ड डिफाइन करा है वो किसमें, 35 में, और पुराने में 10 में। ऐसे ही मैन की बात करें तो नए लॉ में बीएनएस के अंदर 19 में और 10 में ऑलरेडी, आईपीसी में तो ये थे ही दोनों मैन और वुमेन 10 के अंदर ही। नए लॉ में इनको अलग अलग करा, एक 35 में वुमेन है और 19 में मैन है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस तरह की डेफिनेशन पूछे जाने के चांसेस ज्यादा है आने वाले एग्जाम। मैन का मतलब क्या, अगर मैन डोनेट्स से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि इन दिस बीएन इज द वर्ड मैन डोनेट्स, तो मैन डोनेट्स किसे करता है? अ मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। ठीक है, तो मैन का मतलब क्या है? अ मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज, मतलब कोई भी मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज, किसी भी एज का। तो ये आपको याद रखना है। मैन इज डिफाइंड इन सेक्शन 13 ऑफ द आईपीसी, सेक्शन 9 ऑफ द आईपीसी, सेक्शन 11 ऑफ द आईपीसी, सेक्शन 10 ऑफ द आईपीसी। तो मैन कहां डिफाइन है? तो कहां डिफाइन है? मैंने अभी बताया था सेक्शन 10 के अंदर मैन और वुमेन आईपीसी में डिफाइन है, और 19 और 35 के अंदर अगर हम देखें, 35 हो गई है, एक 19 हो गई, तो बीएनएस के अंदर डिफाइन करा गया है नए लॉ के अंदर। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल टू गेट फ्री स्टडी मटेरियल एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगर मेरे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लगते हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैं बहुत कोशिश करता हूं कि आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे टॉपिक से रिलेटेड, और बहुत ज्यादा भी आपको ना दिया जाए जिससे कि आपके लिए बोरियत हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल टू गेट फ्री स्टडी मटेरियल। अगर आप इसकी पीपीटी चाहिए तो आप क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं, या लीगल गाइड 360 टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो आप वहां से भी इसकी पीपीटी ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू सो मच दोस्तों। आगे फिर कल मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, किसी नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।